लाइव क्लास प्रारंभ हो चुकी है। चलिए आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 76 तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 76 तद्भव शब्द है। ऑप्शनों को पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 अंधेरा, ऑप्शन 2 प्रकाश, ऑप्शन 3 रात्रि, ऑप्शन 4 चंद। तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 76 का हमारा आंसर पहला सही है, अंधेरा। तद्भव शब्द है, तो इन 4 ऑप्शनों में जो हमारा तद्भव शब्द है वो है अंधेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? देखते हैं इसमें कौन सा संयुक्त स्वर है। ऑप्शन 1 ई, ऑप्शन 2 औ, ऑप्शन 3 उ, ऑप्शन 4 आ। इसमें संयुक्त वर्ण पूछ रहा है तो कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन 2। ऑप्शन संख्या हमारा 2 आंसर सही है, क्योंकि इसमें आ और आओ मिलके ही आओ हो जाता है, इसलिए यह संयुक्त स्वर है। प्रश्न संख्या 77 का जो सही आंसर है वो है 2 आओ। प्रश्न संख्या 78 जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहा है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 हिमाचल, ऑप्शन 2 नदी, ऑप्शन 3 झील, ऑप्शन 4 पर्वत। यहाँ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इन चारों ऑप्शनों में जो है वो है हमारा नहीं है। वो सही ऑप्शन है 1 हिमाचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79 भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन 1 सज्जन, ऑप्शन 2 निर्जनता, ऑप्शन 3 दुर्जन, ऑप्शन 4 अर्जुन। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है इसमें, तो देखते हैं किस शब्द में भाववाचक संज्ञा हुई है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द में हुई है वो ऑप्शन हमारा है 2 निर्जनता। प्रश्न संख्या 79 का जो सही आंसर है वो है 2 निर्जनता। प्रश्न संख्या 80 निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। देखते हैं कौन सा इन चारों ऑप्शनों में एक ऐसा ऑप्शन है जो पुल्लिंग में है। ऑप्शन 1 रात, ऑप्शन 2 बात, ऑप्शन 3 गीत, ऑप्शन 4 मात। तो पुल्लिंग जो शब्द है वो है हमारा प्रश्न संख्या 80 का 3 गीत। प्रश्न संख्या 80 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 3 गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 कवि कवि का सही स्त्रीलिंग कौन सा है? कवि का सही स्त्रीलिंग कौन सा है? मतलब कवि का बनाए गए स्त्रीलिंग में तो कौन सा सही ऑप्शन बनेगा, वो उसको हम चुनते हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 1 कवित्री, ऑप्शन 2 कवियात्री, ऑप्शन 3 कवित्री, ऑप्शन 4 कवियत्री। प्रश्न संख्या 81 का जो सही हमारा स्त्रीलिंग में जो शब्द है वो है 1 आंसर 1 कवित्री। प्रश्न संख्या 82 समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो देखते हैं इनमें चारों ऑप्शनों में कौन सा समुद्र का सही पर्यायवाची है। ऑप्शन 1 जलधर, ऑप्शन 2 रत्नाकर, ऑप्शन 3 जलद, ऑप्शन 4 इंद्र। समुद्र का पर्यायवाची जो है इन चारों ऑप्शनों में वो है हमारा 2 रत्नाकर। समुद्र को रत्नाकर कह के भी पुकारा जाता है, मतलब बोलते हैं हम समुद्र को। तो ऑप्शन हमारा 2 आंसर सही है। समुद्र का सही पर्यायवाची ऑप्शन 2 रत्नाकर सही आंसर है। प्रश्न संख्या 83 जीवन का विलोम शब्द है। जीवन का विलोम शब्द है। देखते हैं जी इन चारों ऑप्शनों में जीवन का कौन सा सही सटीक विलोम है। ऑप्शन 1 मृत्यु, ऑप्शन 2 मरण, ऑप्शन 3 निधन, ऑप्शन 4 पतन। जीवन का विलोम है, तो प्रश्न संख्या 83 का जो सही आंसर है वो हमारा जीवन का सही विलोम जो है वो ऑप्शन संख्या 2 मरण। आगे बढ़ते। प्रश्न संख्या 84 जय का विलोम शब्द है।
देखिए पीछे की क्लासों में हमने बताया विलोम और विलोम शब्द के विषय में कि विलोम मतलब विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ। यहाँ पूछ रहा है जय का विलोम शब्द है। ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन 1 जय, ऑप्शन 2 हार, ऑप्शन 3 पराजय, ऑप्शन 4 पराधीन। जय का जो विलोम है वो हमारा सही है ऑप्शन 3 पराजय। प्रश्न संख्या 84 का जो सही आंसर है जय का विलोम पराजय, ऑप्शन 3 संख्या सही आंसर है। प्रश्न संख्या 85 देखने में जो प्रिय लगे उसे क्या कहा जाता है? देखने में जो प्रिय लगे उसे क्या कहा जाता है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन 1 प्रिय वक्ता, ऑप्शन 2 प्रियदर्शी, ऑप्शन 3 प्रियंवदा, ऑप्शन 4 प्रिय स्नेही। देखने में जो प्रिय लगे उसे क्या कहा जाता है? तो इसके लिए सटीक आंसर हमारा है जो वो है ऑप्शन संख्या 2 प्रियदर्शी, ऑप्शन सही है। चलिए प्रश्न संख्या 86 जिस कार्य को करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जिस कार्य को करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन 1 टेढ़ी खीर, ऑप्शन 2 दुष्कर्म, ऑप्शन 3 दुष्कर, ऑप्शन 4 सुकर। फिर से एक बार ऑप्शनों को पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 टेढ़ी खीर, ऑप्शन 2 दुष्कर्म, ऑप्शन 3 दुष्कर, ऑप्शन 4 सुकर। जिस कार्य को करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर जो है वो है हमारा 3 दुष्कर। प्रश्न संख्या 86 का सही आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन 3 दुष्कर सही आंसर है। प्रश्न संख्या 87 अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है। देखते हैं ऑप्शन 1 सुख होना, ऑप्शन 2 क्रुद्ध होना, ऑप्शन 3 जल जाना, ऑप्शन 4 मर जाना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ जो है वो सही सटीक है आंसर हमारा ऑप्शन 1 सुख होना। जब आप आग पे चलेंगे तो कोई ना तो कोई कष्ट परेशानी होगी, इसलिए अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है वो है दुख होना, ऑप्शन हमारा 1 सही आंसर है। प्रश्न संख्या 88 चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन 1 चार चांद दिखाई देना, ऑप्शन 2 सुंदरता बढ़ जाना, ऑप्शन 3 चार चांद की सुंदरता, ऑप्शन 4 उजाले में वृद्धि होना। देखते हैं चार चांद लगाना मुहावरे का सही सटीक आंसर जो है वो कौन सा है हमारा ऑप्शन संख्या 2 सुंदरता बढ़ जाना। चार चांद लगाने मुहावरे का सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन संख्या 2 सुंदरता बढ़ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 निम्न में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? देखिए यहाँ शुद्ध और अशुद्ध को ध्यान रखेंगे। ऑप्शनों को पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 ईर्षा, ऑप्शन 2 ईर्ष्या, ऑप्शन 3 ईर्षा, ऑप्शन 4 ईर्षा। प्रश्न संख्या 89 का जो सही आंसर हम शुद्ध जो शब्द है इन चारों ऑप्शनों में वो है हमारा ऑप्शन 2 ईर्ष्या। किसी से द्वेष ईर्ष्या ना करना, यही शब्द हमारा शुद्ध है इन 4 ऑप्शनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 90 शुद्ध शब्द का चयन करें। इसका मतलब इन 4 ऑप्शनों में 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत हैं, अशुद्ध हैं, तो हमें यहाँ शुद्ध शब्द को छांटना है। ऑप्शन 1 अध्ययन, ऑप्शन 2 अध्ययन, ऑप्शन 3 अध्ययन, ऑप्शन 4 अध्ययन। देखते हैं शुद्ध शब्द इन 4 ऑप्शनों में कौन सा है वो सही ऑप्शन जो सही शब्द है वो है हमारा ऑप्शन संख्या 2 अध्ययन। प्रश्न संख्या 91 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध मतलब जो गलत है वो कौन सा शब्द है? 4 ऑप्शनों में हम देखते हैं। ऑप्शन 1 सन्यासी, ऑप्शन 2 अनुसरण, ऑप्शन 3 पिशाच, ऑप्शन 4 स्वास्थ्य। अशुद्ध शब्द हमको यहाँ छांटना है, तो प्रश्न संख्या 91 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 1 सन्यासी में जो है वो यहाँ अनुसार ना होकर के यहाँ पे ना बनेगा, नकार। मतलब यहाँ पे अनुसार को ना अगर यहाँ पे लिखा होता तो सन्यासी शब्द शुद्ध होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92 पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में हमने पीछे की क्लासों में बताया है कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। इसलिए यहाँ देखते हैं यहाँ पे पराजय में जो उपसर्ग पूछा गया है, तो देखते हैं 4 ऑप्शनों में कौन सा सही सटीक है आंसर हमारा। तो ऑप्शन 1 पर, ऑप्शन 2 परा, ऑप्शन 3 परि, ऑप्शन 4 है पराज। पराजय के लिए जो सही उपसर्ग है वो ऑप्शन संख्या हमारा 2 सही है, परा।
परा उपसर्ग लगा करके पराजय शब्द निष्पन्न होगा, मतलब बन जाएगा। इसलिए हमारा जो पराजय शब्द का सही आंसर है वो है ऑप्शन संख्या 2 परा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 आ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। आ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। देखते हैं यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो आ उपसर्ग के लगने से बना हुआ है। ऑप्शन 1 अत्यंत, ऑप्शन 2 अवतार, ऑप्शन 3 अमूल्य, ऑप्शन 4 अनंत। इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा आ उपसर्ग लग के बना हुआ शब्द है वो है हमारा ऑप्शन संख्या 3 अमूल्य। ऑप्शन संख्या 3 अमूल्य। आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो यहाँ पे है वो है हमारा ऑप्शन संख्या 2 अमूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94 अब प्रत्यय से युक्त शब्द है। अब प्रत्यय से युक्त शब्द है। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे लगते हैं, इसलिए जो भी शब्द दिया होता है उसमें प्रत्यय जानने के लिए उस शब्द को देखना चाहिए कि यहाँ पे हमें कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्यय को ढूंढने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है जब आप ये समझ जाएंगे कि प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं प्रारंभ में। देखते हैं अप्रत्यय से युक्त जो शब्द बना है वो कौन सा है हमारा। ऑप्शन 1 कौरव, ऑप्शन 2 शिक्षक, ऑप्शन 3 कात्यायन, ऑप्शन 4 है रामायण। तो अब प्रत्यय से जो युक्त प्रश्न संख्या 94 अब प्रत्यय से युक्त शब्द है। अब प्रत्यय से युक्त शब्द है। प्रत्यय शब्द के अंतिम में लगते हैं, इसलिए इन चारों ऑप्शनों में देखते हैं अब प्रत्यय से बना हुआ कौन सा हमारा शब्द है। तो ऑप्शन 1 कौरव, ऑप्शन 2 शिक्षक, ऑप्शन 3 कात्यायन, ऑप्शन 4 रामायण। अब प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द है वो है हमारा ऑप्शन 1 कौरव। प्रश्न संख्या 95 ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। देखते हैं ता प्रत्यय से जोड़ने से कौन सा इन चारों ऑप्शनों में हमारा बना हुआ शब्द है। तो ऑप्शन 1 पढ़ता, ऑप्शन 2 मित्रता, ऑप्शन 3 पीड़ित, ऑप्शन 4 पाठक। ता प्रत्यय से पूछ रहा है यहाँ, तो शब्द के अंतिम में प्रत्यय जुड़ते हैं तो देखेंगे कौन से शब्द में हमारा ता प्रत्यय से लगने से शब्द बना हुआ है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा ता प्रत्यय से बना हुआ शब्द है वो है ऑप्शन 2 मित्रता। ऑप्शन संख्या 2 मित्रता ता प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 स्वागत में कौन सी संधि है। स्वागत में कौन सी संधि है। यहाँ संधि है, पूछ रहा है स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। देखते हैं इन चारों में कौन सी संधि है स्वागत शब्द में। ऑप्शन 1 यण, ऑप्शन 2 दीर्घ, ऑप्शन 3 गुण, ऑप्शन 4 वृद्धि। स्वागत शब्द जो है यहाँ पे सु धन आगत शब्द बनेगा। तो ऊ को यहाँ पे ऊ को यहाँ पे धन आगत, तो ऊ को हुआ हो जाता है। यह जो है वो यण संधि का नियम है, जहाँ पे इक की जगह यण हो जाए या राला हुआ हो जाए तो वहाँ पे यण संधि हो जाती है। यह यण संधि का नियम है, इक की जगह पे यण हो जाना। तो स्वागत शब्द में हमें जो हुआ दिख रहा है वो उनकी जगह पे हुआ है, इसलिए स्वागत शब्द में जो संधि है वो है यण। ऑप्शन हमारा 1 सही आंसर है यण संधि। और यण संधि किस संधि के अंतर्गत आती है, तो स्वर संधि के अंतर्गत। यही मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछता है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो स्वागत शब्द में जो संधि है वो स्वर संधि के अंतर्गत ही यण संधि आती है।
इसलिए स्वागत शब्द में जो संधि यहाँ पूछा है वो यड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97। नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखते हैं नमस्कार शब्द का इन चारों ऑप्शनों में कौन सा संधि विच्छेद सही है। ऑप्शन 1 नमस धन आकार, ऑप्शन 2 नमः धन आकार, ऑप्शन 3 नम धन षकार, ऑप्शन 4 नमा धन आकार। तो नमस्कार का जो सही सटीक संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा 2 क्यों सही है, क्योंकि नमस्कार जो शब्द बना हुआ है नमा धन कार, तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो विसर्ग संधि में विसर्ग संधि में ही विसर्ग के बाद यदि आगे कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग की जगह पे सकार हो जाता है। इसलिए जो नमस्कार में जो आधा सा दिख रहा है हमको वो विसर्ग की जगह पे सा हुआ है। इसलिए नमस्कार शब्द का सही विच्छेद जो है वो हमारा नमा धन कार सही है। प्रश्न संख्या 57 का जो सही आंसर हमारा है वो ऑप्शन 2 नमा धन कार सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98 गगनचुंबी में समास है। गगनचुंबी में समास है। यहाँ गगनचुंबी में समास पूछ रहा है, तो देखते हैं चारों ऑप्शनों में गगनचुंबी में जो समास है वो कौन सा है हमारा। ऑप्शनों को देखते हैं। ऑप्शन 1 द्वंद्व, ऑप्शन 2 द्विगु, ऑप्शन 3 कर्मधारय, ऑप्शन 4 तत्पुरुष। देखिए गगन चुंबी में जो समास है तो गगन को चूमने वाली चुंबी, मतलब गगन को है तो यहाँ कर्ता ने कर्म को, इसलिए ये किस समास के अंतर्गत जाएगा तो वो समास हमारा होगा तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष समास जो है वो 6 विभक्तियों में बटा हुआ है। इसलिए यहाँ आया है गगन चुंबी, मतलब गगन को चूमने वाली चुंबी। तो कर्ता ने इसके चिन्ह होते हैं कारक के, तो कर्ता ने कर्म को जो है कारक में जाएंगे तब यहाँ विभक्ति हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ होगा कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक होता है और कर्म कारक जो है वो तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष समास जो है वो विभक्तियों में बटा है। इसलिए गगनचुंबी में जो सही आंसर समास है वो है हमारा तत्पुरुष समास। इसलिए प्रश्न संख्या 98 का जो सही आंसर है वो है 4 तत्पुरुष समास। आंसर सही है। प्रश्न संख्या 99 शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव देखते हैं यहाँ 4 ऑप्शनों में शांत रस का सही आंसर शांत रस का स्थायी भाव सही कौन सा है। ऑप्शन 1 हास्य, ऑप्शन 2 जुगुप्सा, ऑप्शन 3 निर्वेद, ऑप्शन 4 विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव पूछ रहा है, तो शांत रस का जो सही सटीक स्थायी भाव है वो ऑप्शन है 3 निर्वेद। अब देख लेते हैं इन 3 और जो बाकी बचे, एक का तो पता चल गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो जो 3 बचे हैं उनके भी बता देते हैं। हास्य रस का है, हास्य रस है और हास्य उसका स्थायी भाव है। दूसरा है जुगुप्सा, ये है विभत्स रस का, इस विभत्स रस है और जुगुप्सा या घृणा इसका स्थायी भाव है, मतलब जो विभत्स रस का है जुगुप्सा। तो ऑप्शन 4 विस्मय है, विस्मय जो है स्थायी भाव आश्चर्य रस का है, विस्मय आश्चर्य रस का है। तो इन चारों स्थायी भाव के विषय में जान गए हैं। तो यहाँ तो शांत रस का पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन हमारा 3 सही है निर्वेद। शांत रस का एक सम भी है, क्योंकि निर्वेद जो माना है शांत रस का वो मम्मट ने और सम माना है शांत रस का विश्वनाथ ने। इसलिए शांत रस के 2 स्थायी भाव है, निर्वेद भी है और सम भी दिया हो कहीं तो वो भी सही है। यहाँ जो है वो निर्वेद दिया है, इसलिए शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद सही है, और कहीं अगर शांत रस का सम दिया हो तो वो भी सही है, क्योंकि शांत रस के 2 स्थायी भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 100 क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। यहाँ रचनाकार पूछ रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसने लिखी है। तो देखते हैं इसके लेखक कौन है इन 4 ऑप्शनों में। ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 2 हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन 3 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन 4 यशपाल। क्या भूलूं क्या याद करूं ये रचनाकार जो है वो सही सटीक आंसर हमारा है ऑप्शन संख्या 2 हरिवंश राय बच्चन। आपसे पूछे कि मतलब ये जो है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा के अंतर्गत आता है, तो जैसे विधा मतलब नाटक, कहानी, आत्मकथा, तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो आपसे अगर इसी में पूछे कि ये किस विधा के अंतर्गत है तो ये आत्मकथा, और किसकी, हरिवंश राय बच्चन की। और ये इन्होंने लिखी किस है कब, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मतलब ये किस सन में लिखी गई है, तो 1969 ईस्वी में लिखी गई। क्या भूलूं क्या याद करूं रचनाकार पूछे तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है, और पूछे क्या भूलूं क्या याद करूं मतलब किस विधा के अंतर्गत है तो आत्मकथा है, और पूछे कि मतलब ये रचना किस समय में लिखी गई तो कहेंगे 1969 में इसकी रचना हुई। प्रश्न संख्या 100 का जो सही आंसर हमारा है वो 2 सही है।
धन्यवाद।